वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। आज हम मैट्रिक्स मूवी के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बता देती हूँ। मैट्रिक्स, जिसे हम माया जाल भी कहते हैं, मूवी में बताया गया है कि किस तरह मशीनें इंसानी दुनिया पर कब्जा कर लेती हैं और इंसानों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है और इसी कंप्यूटर प्रोग्राम को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की दुनिया रियल वर्ल्ड की बिल्कुल ऑपोजिट होती है और पूरी मैट्रिक्स वर्ल्ड हमारे माइंड में चल रही होती है। मशीनों ने सभी इंसानों के दिमाग को इस प्रोग्राम से जोड़ दिया है और उनके दिमाग को मैट्रिक्स में कैद कर दिया है। यहाँ पर सभी इंसानों को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी असली दुनिया में ही जी रहे हैं और वो नॉर्मली अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सब लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम में फंसे हुए हैं जो कि बिल्कुल असली दुनिया जैसा ही लगता है। और अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन की तरफ, जहाँ मूवी के स्टार्ट में हम ट्रिनिटी को देखते हैं जो कि एजेंट से बचकर भाग रही होती है और तभी वो भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां एजेंट्स भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए ट्रिनिटी विंडो का ग्लास तोड़कर वहां से कूद जाती है। तो वो एजेंट ट्रिनिटी पर काफी गोलियां चलाता है, बदले में ट्रिनिटी भी उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन तभी एजेंट की एक गोली उसे लग जाती है। लेकिन तभी इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी न्यू की आँख खुल जाती है। इट्स मीन अभी जो सब कुछ चल रहा था वो सच में नहीं था, बल्कि वो न्यू का एक ड्रीम था, यानी जिसमें उसने देखा कि एक एजेंट ने ट्रिनिटी को गोली मार दी है। लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि ट्रिनिटी अभी भी उसके साथ ही होती है। जहाँ पर वो न्यू से पूछती है कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो, तब न्यू उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि मैंने देखा है कि तुम एक एजेंट ने गोली मार दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है माया जाल यानी मैट्रिक्स के लोगों पर, जहाँ इस टाइम वो सारे लोग जाग चुके थे। इसका मतलब उनका दिमाग तो रियल वर्ल्ड में होता है, लेकिन वो लोग मैट्रिक्स में उन एजेंट से बचकर अपनी एक मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ उनका प्लान था कि वो किस तरह मशीनों से बचकर अपने रियल वर्ल्ड में इंसानों को बचा सके और लोगों को एक नई जिंदगी दे पाए। यहाँ उनका लीडर मॉर्फियस उन सभी को बताता है कि मशीनों ने जाइन शहर पर अटैक करने के लिए एक काफी बड़ा प्लान बना लिया है। जाइन शहर असल में एक ऐसा शहर है जहाँ मशीनों से बचकर इंसानों ने खुद को जमीन के नीचे छुपा लिया है। अब यहाँ पर इन लोगों की प्लानिंग चल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एजेंट्स पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इन एजेंट्स के बारे में भी बता देती हूँ। असल में माया जाल यानी मैट्रिक्स में रहने वाले लोग हमेशा रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे ग्रेविटी का रूल, अट्रैक्शन, रिएक्शन, मोशन का रूल। लेकिन जो इन रूल्स को तोड़ सकता है, इन रूल्स के खिलाफ ऐसे काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकते, वो होते हैं एजेंट्स, क्योंकि उनके पास ऐसी पावर्स होती हैं जो इन रूल्स के खिलाफ जा सकती हैं। लेकिन अब इस दुनिया में उनके सामने न्यू था जो कि ग्रेट पावर था और इसके पास भी रूल्स को तोड़ने की और उसके खिलाफ जाने की पावर्स होती हैं। अब यहाँ पर न्यू और उन एजेंट्स के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन अब क्योंकि न्यू के पास इनसे ज्यादा पावर्स थी, इसीलिए वो इन पर भारी पड़ता है और इन सबको मार कर हवा में उड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है रियल वर्ल्ड में, जहाँ ये अपनी बॉडी से फिर से रिकनेक्ट हो जाते हैं। माया जाल यानी मैट्रिक्स से निकलने के बाद वो सब लोग जाइन शहर की तरफ मुड़ जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जाइन शहर के लोग इन्हें देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि न्यू आ चुका है जो कि उनका मसीहा है। इसके बाद मॉर्फियस जाइन शहर के कमांडर से भी मिलता है। कमांडर मॉर्फियस को बताता है कि आज रात हमने एक जलसा यानी एक मीटिंग रखी है, जिसे सुनकर मॉर्फियस कमांडर से कहता है कि आज रात होने वाले जलसे में हमें सभी लोगों को ये बात बतानी होगी कि मशीनों की फौज जाइन शहर पर अटैक करने वाली है और हम सभी को उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। तब कमांडर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें बहुत सारी औरतें और बच्चे भी हैं और जंग लड़ने के लिए वो काफी नहीं होंगे, और अगर हमने जंग की बात उनके सामने कर भी दी तो उनके दिलों में डर पैदा हो जाएगा। जिस पर मॉर्फियस कहता है कि अगर हमने उनसे ये सच्चाई छुपाई तो क्या पता आने वाले टाइम में हम में से कोई भी न बचे। इसके बाद हमें उसे जलसे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जाइन शहर की वो सारे लोग जो मशीनों से छुपकर जमीन के नीचे रह रहे होते हैं, वो सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ मॉर्फियस आकर उन्हें ये सच्चाई बताता है कि यहाँ हमारे जाइन शहर में जल्दी मशीनें अटैक करने वाली हैं, लेकिन हमने डरना नहीं है, हिम्मत करनी है, मुकाबला करना है उनका। तब उसकी ये बात सुनकर काफी लोग उसे सपोर्ट करते हैं और खुश होते हुए नारे लगाने लगते हैं। अब यहाँ एक तरफ तो ये लोग अपने जलसे को सेलिब्रेट कर रहे थे, उधर न्यू और ट्रिनिटी भी दोबारा रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पर जाता है, जहाँ मैट्रिक्स में मॉर्फियस के कुछ साथी एजेंट से बचकर भाग रहे होते हैं और ये लोग हमेशा की तरह टेलीफोन बूथ के पास पहुंचकर कॉल करके खुद को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक एजेंट पहुँच जाता है और ये वही एजेंट था जिसने न्यू को मार दिया था। अब ये दोबारा जिंदा कैसे हो गया और
यहाँ पर कैसे आ गया इसके बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ उस एजेंट ने दूसरे पर्सन की बॉडी में हाथ डालकर उसे पूरी तरह से अपने जैसा बना लिया होता है। इट्स मीन अब इस एआई के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि मैट्रिक्स के लोगों को सेम टू सेम अपने जैसा बना सकता है। इसके बाद हमें जायन शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यू और उसकी टीम दोबारा से अपने लोकेशन पर जाने लगते हैं और उनकी लोकेशन जायन शहर से बाहर होती है। अब यहाँ पर उनका मकसद रास्ते में आने वाली मशीनों को रोकना था। इसके बाद उनकी पूरी टीम अपने स्पेसशिप में बैठकर जायन शहर से काफी दूर चली जाती है। उनके जाने के बाद कमांडर काउंसलर को कहता है कि हमें मॉर्फियस को न्यू को यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि क्या पता कि कभी भी हम पर अटैक हो जाए, जिसके बचाव में न्यू हमारी हेल्प कर सकता था। तब काउंसलर उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो बहुत जल्द आ जाएंगे दोबारा, क्योंकि असल में उस टाइम तक न्यू को ये बात समझ में आ चुकी थी कि मशीनों की तादाद उनसे बहुत ज्यादा है और अगर उन सारी मशीनों को इंसानों पर अटैक करने से रोकना है तो सबसे पहले उनके एक्चुअल बॉस के पास जाकर उसे बात करनी होगी। और यही वजह थी कि न्यू ने अपनी टीम मेंबर्स को जायन शहर से निकलने का ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू ने फिर से अपने दिमाग को मैट्रिक्स वर्ल्ड से कनेक्ट करके खुद को मैट्रिक्स में भेज दिया है, जहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले ऑरेकल से मिलता है, क्योंकि मैट्रिक्स वर्ल्ड में ऑरेकल हमेशा न्यू की हेल्प करती है। तब न्यू उससे पूछता है कि आप भी मायाजाल का एक प्रोग्राम है और मैं आप पर ये कैसे यकीन कर लूं कि आप हमारी हेल्प ही कर रही हैं, क्योंकि आप ही की तरह कुछ प्रोग्राम्स ने हमें खत्म करने का सोच लिया है, साथ साथ उन्होंने हम पर अटैक भी किया है। तो क्या पता आप भी मशीनों के लिए ही काम कर रही हो, क्योंकि आपको भी तो उन मशीनों ने ही बनाया है। जिसके जवाब में ऑरेकल कहती है कि मैं सिर्फ वही काम कर रही हूँ जिसके लिए मुझे बनाया गया है, अब ये फैसला तुम्हारा है कि तुम मुझ पर यकीन करोगे या फिर नहीं। तब ऑरेकल उससे यहाँ पर ये भी कहती है कि जब तुम्हारी जर्नी यानी तुम्हारी सफर का एंड होगा तो तुम इस मैट्रिक्स वर्ल्ड के क्रिएटर से मिलोगे, यानी जिसने इस पूरे मायाजाल यानी मैट्रिक्स को बनाया है, और वहीं पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद ऑरेकल जब वहाँ से जाने लगती है तो न्यू उसे कहता है कि मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें मैंने ट्रिनिटी को गोली लगते हुए देखा था और वो जमीन पर गिरकर मारी गई थी। तब ऑरेकल उससे पूछती है क्या तुमने उसकी डेड बॉडी देखी थी? तब न्यू कहता है कि उस हादसे के बाद मेरी आंख खुल गई थी, जिस पर ऑरेकल कहती है कि अब तुम्हारे पास फ्यूचर में होने वाली चीजों को देखने की पावर्स आ चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें आगे जाकर बिल्कुल सही फैसले लेने होंगे, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो पूरा जायन शहर खत्म हो जाएगा, और अगर तुम सभी लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेन कंप्यूटर तक पहुंचना होगा और वहां जाकर उस क्रिएटर से मिलना होगा, और वहीं पर तुम्हारी सफर का खात्मा होगा, यानी तुम्हारी जर्नी का वहाँ पर दी एंड हो जाएगा, और उसी की मदद से तुम इंसानों और मशीनों के बीच होने वाली वॉर को रोक सकते हो। यहाँ पर ऑरेकल उसे ये भी बताती है कि मेन कंप्यूटर और क्रिएटर तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक चाबी वाले की जरूरत होगी, और वही तुम्हारी वहाँ तक पहुँचने में हेल्प कर पाएगा, और तब जाकर तुम्हारी मुलाकात क्रिएटर से होगी और तब तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे। तब ये कहकर ऑरेकल वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो एजेंट आ जाता है जिसे न्यू ने मार दिया था। तब न्यू उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एजेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जिस पर वो एजेंट कहता है कि जब आपने मेरे अंदर घुस कर मुझे मारने की कोशिश की थी तब आपकी पावर्स का कुछ हिस्सा मेरे अंदर रह गया था, जिसकी मदद से मैंने अपने प्रोग्राम को रीडेवलप कर लिया और अब मैं बदल चुका हूँ। मैं अब एजेंट भी नहीं रहा और अब मैं एक फ्री प्रोग्राम हूँ। इसका मतलब ये है कि ना तो मुझे कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है और ना ही कोई मशीन, और मेरा एआई मेरी अपनी मर्जी से चलता है। अब यहाँ पर न्यू उसकी बातें समझ नहीं पाता कि आखिर एजेंट उसे कहना क्या चाहता है, और वो उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ करीब 100 से 150 सेम टू सेम दिखने वाले एजेंट्स पहुँच जाते हैं, और फिर यहाँ उनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ न्यू एक एक करके उनको मारते हुए अपने रास्ते से हटा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो एजेंट भी उसे कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन अब क्योंकि न्यू ग्रेट पावर था इसीलिए वो सभी एजेंट्स उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे, और यहाँ पर न्यू उड़कर उन सभी को मार रहा होता है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि उन एजेंट्स की तादाद तो कम हो ही नहीं रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते ही जा रहे थे। अगर वो 100 को अपने रास्ते से साफ करता था तो 200 उसके सामने आ जाते थे, और अगर 200 को करता था तो 400 आ जाते थे। अब इतने सारे एजेंट्स होने की वजह से वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता न्यू हार मानने लगता है। इसके बाद खुद वो एजेंट आकर न्यू को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, जैसा कि उसने बाकियों को अपनी तरह बनाया था, यानी उनकी बॉडी में हाथ डालकर वो न्यू को ऐसा बना भी देता है। लेकिन न्यू अपनी पावर से फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है और वापस से अपनी रियल वर्ल्ड में आ जाता है। तब यहाँ पर ट्रिनिटी उससे पूछती है कि तुम इतने हैरान इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तब न्यू उससे बताता है कि मैट्रिक्स में सेम टू सेम उस एजेंट जैसे दिखने वाले लोग पहुँच चुके हैं जिसे मैंने मार दिया था। तो हो सकता है कि शायद ये मैट्रिक्स वर्ल्ड का कोई ग्लिच हो, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए खतरा है, हम सबकी जान ले सकता है वो, क्योंकि पहले तो हमें सिर्फ एक एजेंट से डर था, लेकिन अब तो बहुत सारे हो गए
हैं उस जैसे। न्यू यहाँ पर हैरान इसलिए था क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। उस एजेंट ने लोगों को किसी तरह बदल कर अपने जैसा बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। यहाँ पर मॉर्फियस उससे कहता है कि तुमने ऑरेकल से बात की, उसने तुम्हें क्या बताया? तब न्यू कहता है कि उन्होंने मुझे किसी चाबी वाले से मिलने के लिए कहा है। इसके बाद ये लोग फिर से मैट्रिक्स में चले जाते हैं। वहाँ जाकर ये एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम मैरोविंजन होता है और मैरोविंजन वही होता है जिसने चाबी वाले आदमी को अपने कैद में रखा होता है। न्यू उससे कहता है कि हमें चाबी वाले आदमी की जरूरत है, तो तुम मुझे प्लीज उस तक पहुँचा दो। लेकिन मैरोविंजन उसकी बात नहीं मानता और उसे यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है। अब हालांकि यहाँ पर न्यू वापस तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो मैट्रिक्स के लोगों से लड़ाई भी करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मॉर्फियस और ट्रिनिटी के साथ वापस जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने मैरोविंजन की वाइफ आ जाती है और वो न्यू को कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे लगता है कि शायद अब से पहले हम लोग मिल चुके हैं, मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, यानी तुम्हें चाबी वाले आदमी से मिलवा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक डिमांड पूरी करनी होगी। तब न्यू पूछता है कि कैसी डिमांड? तब उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें मुझे ट्रिनिटी के सामने हक करना होगा। अब ये बात सुनकर ट्रिनिटी को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो तो न्यू से प्यार करती थी, लेकिन न्यू के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उसे चाबी वाले की बहुत जरूरत थी। इसीलिए वो उसकी वाइफ को हक करता है और तब वादे के मुताबिक उसकी वाइफ उन्हें चाबी वाले तक पहुँचा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर मैरोविंजन और उसके काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पर न्यू अपने साथियों को कहता है कि आप चाबी वाले आदमी को लेकर जाएं, इन लोगों को मैं देखता हूँ। अब यहाँ पर एक बार फिर से लोगों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट में कुछ अलग था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरोविंजन के गार्ड्स में कुछ और लोग भी थे जो कि बाकी इंसानों से बिल्कुल अलग थे। उनमें शामिल थे गोस्ट, वेम्पायर्स और एजेंट जैसी पावर रखने वाले कुछ अलग तरह के प्रोग्राम्स। लेकिन अब क्योंकि न्यू एक ग्रेट पावर था, इसीलिए वो उनका काफी अच्छे से मुकाबला करता है। लेकिन तभी मैरोविंजन के लोग दरवाजा खोलकर चालाकी से न्यू को एक अलग ही जगह पर पहुँचा देते हैं और ये जगह शहर से तकरीबन 500 माइल की दूरी पर थी, इसीलिए न्यू को उड़कर वापस से अपने शहर में आना होता है। इसके बाद में मॉर्फियस, ट्रिनिटी और वो चाबी वाला आदमी दिखाए जाते हैं और यहाँ पर ये लोग मैरोविंजन के गार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ तो वो गार्ड्स उनका पीछा कर रहे थे और यहाँ पर अब एजेंट्स भी उनका पीछा करने लगते हैं, यानी दो मुसीबतें एक ही टाइम में। अब यहाँ पर गार्ड्स और एजेंट्स का भी मुकाबला होता है, लेकिन एजेंट्स किसी तरह करके मॉर्फियस तक पहुँच जाते हैं और अब मॉर्फियस खुद एजेंट से लड़ने लगता है। लेकिन जैसा कि गोस्ट, जिन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, वो सामने के ट्रक में बैठकर उनके ट्रक को टक्कर मार देते हैं। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर न्यू पहुँच जाता है और ब्लास्ट के कुछ ही सेकंड्स पहले वो मॉर्फियस और चाबी वाले आदमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें जाइन शहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर कमांडर अपने सारे सोल्जर्स को रेडी कर रहा होता है और बताता है कि तकरीबन 9 घंटों में वो सारी मशीनें जाइन शहर पर अटैक कर देंगी, इसीलिए हम सबको उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। उधर चाबी वाला मैट्रिक्स में न्यू को क्रिएटर तक पहुँचने का रास्ता बता रहा होता है और कहता है कि उसके सामने का दरवाजा सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए ही खुला रहेगा, इसीलिए तुम्हें काफी स्पीड में वहाँ तक पहुँचना होगा। जिस पर न्यू कहता है कि वो सब आप मुझ पर छोड़ दे, आप बस सिर्फ ये करें कि उस दरवाजे की चाबी बनाएं। लेकिन वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि तभी उनके सामने वही एजेंट आ जाता है। अब यहाँ पर न्यू काफी मुश्किलों का सामना करते हुए सारे एजेंट्स को मारकर मेन कंप्यूटर तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन इसे भी चाबी वाला आदमी मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो मेन कंप्यूटर रूम की चाबी उसे दे देता है। अब इस बिल्डिंग के ब्लास्ट होने से पहले न्यू अपनी फुल स्पीड में मेन कंप्यूटर रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इस मैट्रिक्स के क्रिएटर से होती है, यानी इसी पर्सन ने इस पूरे मैट्रिक्स को बनाया है। यानी यहाँ की बिल्डिंग्स, यहाँ के रूल्स, यहाँ के सभी इंसान, स्कूल, कॉलेजेस और आम लोगों की आम जिंदगी, ये सब कुछ असल में इस क्रिएटर की ही गेम थी। अब यहाँ पर असल में ये क्रिएटर मशीन्स के लिए ही काम करता था क्योंकि मशीनें तो तभी जिंदा रह सकेंगी ना जब इंसान के दिमाग की वेव्स उन्हें एनर्जी देती रहेंगी। तब न्यू से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ तक क्यों बुलवाया? तुम जानती थी कि मैं यहाँ पर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, तो बताओ आखिर मैं हूँ कौन? तब क्रिएटर उससे कहता है कि तुम हमारे सिस्टम में होने वाला एक फॉल्ट हो, क्योंकि हर बार जब भी मैट्रिक्स बनता है तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट तो हो ही जाता है और इस वाले पूरे सिस्टम की फॉल्ट तुम हो, क्योंकि तुमने अपने आप को रूल से बिल्कुल फ्री कर लिया है। तुम वो सारे काम कर सकते हो जो आम इंसान नहीं कर सकते और तुम हमसे होने वाली छठी गलती हो। इसका मतलब ये है कि न्यू छठा था जो इस क्रिएटर से मिलने आया था, यानी इसका मतलब ये है कि अब से पहले 5 मरतबा मैट्रिक्स को बनाकर उसे खत्म कर दिया गया। तब इन बातों को सुनकर न्यू भी काफी हैरान हो जाता है कि मैं पहला नहीं हूँ जो इस क्रिएटर तक पहुँच गया, बल्कि मुझसे पहले भी 5 ग्रेट पावर्स इस क्रिएटर से मिल चुकी है।
लेकिन फिर भी न्यू को इन बातों की समझ नहीं आती। तो वो क्रिएटर कहता है कि हर ग्रेट पावर को मुझसे मिलने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर मिलने के बाद उन्हें एक फैसला करना होता है और वही फैसले का टाइम आज तुम्हारे सामने आ चुका है। असल में वो क्रिएटर न्यू को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब एक मैट्रिक्स को बनाया जाता है तो पहले तो वो सही चलता है और जब उसमें तुम जैसी ग्लिच यानी फॉल्ट आ जाता है तो उसका लास्ट पॉइंट मुझ तक ही खत्म होता है। और बिल्कुल वैसा ही आज भी होने वाला था, क्योंकि मैट्रिक्स की ये पूरी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इसके बाद एक और नया मैट्रिक्स वर्ल्ड बनाया जाएगा, लेकिन उसे बनाने से पहले तुम्हें कुछ फैसले करने होंगे। तुम्हें इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज को चूज करना होगा। एक चीज तो है ट्रिनिटी जो कि तुमसे प्यार करती है, और दूसरी तरफ मैं तुम्हें 23 लोग दूंगा जिसमें से 16 औरतें और 7 मर्द होंगे, जिनके साथ तुम एक नई मैट्रिक्स की दुनिया बना सकते हो। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इन दोनों में से किस चीज को चूज करोगे। अब हालांकि पिछली 5 मरतबा सेम चीज रिपीट होती आई है, लेकिन यहाँ पर न्यू अलग चूज करता है और वो कहता है कि मुझे किसी को भी नहीं बचाना और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रिनिटी ही सबसे आगे है। अब यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होने लगता है, जिससे ये पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम खत्म होने लगता है, जहाँ से न्यू फुल स्पीड में निकलकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू की जान खतरे में देखकर ट्रिनिटी उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। और ये वही ड्रीम होता है जो न्यू को आया था मूवी के स्टार्ट में, जहाँ एक बिल्डिंग से कूद जाने के बाद एक एजेंट ट्रिनिटी को गोली मार देता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि न्यू वहाँ पर आकर ट्रिनिटी को बचा लेता है और जो जमीन पर गिरता है वो कोई और नहीं बल्कि एजेंट होता है, जो कि गाड़ी पर गिरने से मारा जाता है। तब न्यू ट्रिनिटी को वहाँ से लेकर एक बिल्डिंग की छत पर आ जाता है, लेकिन तभी न्यू दिखता है कि ट्रिनिटी मरने वाली है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी है। लेकिन न्यू ये जानता था कि वो ग्रेट पावर है और इस मैट्रिक्स वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल देने की पावर उसके पास होती है, इसीलिए वो अपनी पावर से उसकी बॉडी में हाथ डालकर उसकी हार्ट बीट को फिर से स्टेबल कर देता है, जिससे ट्रिनिटी अब ठीक होने लगती है। इसके बाद ये दोनों अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर न्यू मॉर्फियस को बताता है कि 24 घंटों में सारी मशीनें जायन शहर पर अटैक कर देंगी और हमें उन्हें रोकना होगा। लेकिन तभी कुछ मशीनें अपने बॉम्ब को उनके स्पेसशिप पर फेंक देती हैं, जिसकी वजह से उनकी शिप को काफी नुकसान पहुंचता है। तब ये लोग अपने शिप से निकलकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और इस टाइम उनके पीछे बहुत सारी मशीनें पड़ चुकी थी। लेकिन तभी न्यू सोचता है कि मुझे भागना नहीं बल्कि इनका मुकाबला करना है, और तब वो उन सबके सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और अपने एक हाथ से उन सारी मशीन्स को रोक देता है। लेकिन ऐसा करने से उसकी बॉडी से बहुत सारी पावर्स चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। अब ऐसा करके न्यू ने उनकी जान तो बचा ली थी, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। जब न्यू को शिप में वापस लाया जाता है तो पता चलता है कि न्यू कोमा में जा चुका है। इसके बाद हम उस पर्सन को भी देखते हैं जिसका स्टार्ट में उस एजेंट ने अपनी बॉडी के साथ ट्रांसफर कर लिया था, और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।